अब हमने लोगों ने टूल्स के बारे में जानकारी लिए। अब हमें प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल में जो हम प्रैक्टिकल करते हैं इसको हम जॉब बोलते हैं। और जॉब जो है वो जो हमें ड्राइंग प्राप्त होती है वो ड्राइंग के हिसाब से करते हैं। तो इसमें हमें करना है स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग और ड्रिलिंग। अब इस सबसे पहले हमें जॉब बनाने से पहले ड्राइंग की पूरी स्टडी कर लेनी चाहिए। जब तक हम ड्राइंग की स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमारा जॉब बराबर नहीं बन पाएगा। ड्राइंग को स्टडी करना है पहले। तो यहाँ पे जो दिया है, सबसे पहले दिया है इस जॉब का जो डायमेंशन जो है ये मिलीमीटर में है। उसके बाद आता है कि मटेरियल, यहाँ पे लिखा है मटेरियल में MS राउंड बार। MS यानी माइल्ड स्टील। स्टील के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है हाई कार्बन स्टील, दूसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील और तीसरा होता है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को ही अपन माइल्ड स्टील बोलते हैं। माइल्ड स्टील जो है इसमें कार्बन की मात्रा कम होने की वजह से ये सॉफ्ट और इजीली अपन इसको इसी के ऊपर इजीली अपन ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हमें मटेरियल कौन सा लेना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें चाहिए ये जो सिंबल है ये डायमीटर का सिंबल है, हमें चाहिए 32 डायमीटर वाला। और कौन MS राउंड बार, मतलब जो हमें राउंड बार ये जो मटेरियल रहेगा ये इसका जो शेप रहेगा वो राउंड शेप में रहेगा, इसलिए यहाँ पे MS राउंड बार लिखा है। MS राउंड बार लिया। उसके बाद उसका डायमीटर कितना है 32 मिलीमीटर और लेंथ कितनी ली है अपने 50 मिलीमीटर। इस साइज़ का हमें एक वर्क पीस लिया है। और इस वर्क पीस पे ऑपरेशन कौन से करना है। सबसे पहले मेटल कटिंग, मतलब ये अपन ने मेटल कट किया हुआ है। ये मेटल कटिंग कैसे करते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। उसके बाद हमें फेसिंग करना है। फेसिंग करना मतलब इस साइड से क्लीन करना है, इसका फेस प्लेन करना है। और ये फेसिंग में जॉब की लेंथ कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद करना है प्लेन टर्निंग। इसके जो डायमीटर के ऊपर जो ऑपरेशन किया जाता है लेथ के द्वारा उसको बोलते हैं प्लेन टर्निंग। प्लेन टर्निंग में जॉब का डायमीटर रिड्यूस होता है। उसके बाद एक स्टेप बनानी है, वो स्टेप टर्निंग करना है। स्टेप टर्निंग के बाद इस तरह का टेपर टर्निंग करना है। और टेपर टर्निंग होने के बाद लास्ट ऑपरेशन है ये जो ड्रिलिंग है, ड्रिल बनाना है। ड्रिल बनाने के बाद आता है उसके लास्ट में वो रहता है फिनिशिंग, तो वो साथ में हो जाता है। तो ये ड्रिल जो है, ड्रिल का जो डायमीटर है ये डायमीटर रहेगा 19 मिलीमीटर और उसका जो डेप्थ रहेगी वो बनाना है 10 मिलीमीटर। अब हम इसको मटेरियल को कैसे कट किया वो देख लेते हैं। इस मशीन पे हमें ये जो हमारे जो जॉब प्रैक्टिकल के जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वो मशीन कट करना है। इस मशीन को बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर सॉ मशीन। हाइड्रोलिक पावर सॉ मशीन, सॉ यानी कटना, हाइड्रोलिक यानी जो इसका जो मैकेनिज्म है ये हाइड्रोलिक पे चलता है और पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर। तो इसमें एक ये जो है ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। इसमें एक टैंक रहता है, टैंक में ऑयल रहता है और ये जो पिस्टन है, पिस्टन वो ऑयल को प्रेस करते रहता है। उसकी वजह से ये जो रैम है ये रैम अप डाउन होते रहता है। अप डाउन होने की वजह से ये काटते समय मटेरियल में फंसेगा नहीं ब्लेड और इजीली अपन ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है ये हाई स्पीड स्टील की ब्लेड है। इसके ऊपर टीथ बने हुए हैं। ये टीथ की वजह से अपन कट कर सकते हैं। टीथ का जो है वेविंग सेटिंग जैसा रहता है, एक टीथ इधर एक टीथ उधर। उसकी वजह से ये जो है ब्लेड जो है अपने मटेरियल में फंसेगा नहीं और फ्रिक्शन, उसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगा
इसमें कूलेंट भी अपन इजीली पास कर सकते हैं। अब जो है ये मशीन चालू करने से पहले अपन ये जो इसमें पानी डाला है, ये पानी में हम कटिंग ऑयल डालते हैं। कटिंग ऑयल डालने की वजह से जॉब को रस्ट नहीं पकड़ता है और हमारा जो कटिंग ब्लेड है, ये जो ब्लेड है, ब्लेड की भी लाइफ बढ़ जाती है। तो ये कटिंग ऑयल डालने के बाद ये जो है पानी हमारा पूरा वाइट हो जाएगा। इसकी वजह से हमारी जो टूल्स रहते हैं या ब्लेड रहते हैं उसकी भी लाइफ बढ़ती है और मशीन की भी लाइफ बढ़ जाती है। अब इसमें रहता है कि हम जिस बार में चेक करना है, ये जो है ये 32 मिलीमीटर का बार है, 32 मिलीमीटर डायमीटर का बार है। इसको हम यहाँ पे ऐसा होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद ये जो 32 मिलीमीटर डायमीटर का जो अपन ने राउंड बार लिया है, उसमें से हमें 50 mm लें। हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये 50 mm है। एक्चुअली हमें जॉब जो बनाना है, जॉब की टोटल लेंथ आती है 45 mm, लेकिन अगर हम 45 mm अगर लेते हैं तो इसका जो टर्निंग करते समय जो भी मटेरियल रिड्यूस होगा उसकी वजह से ये अपनी लेंथ पूरी बनेगी नहीं, तो छोटा हो जाएगा और वो परफेक्ट साइज बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की ज़रूरत बोलते हैं। उसको बोलते हैं स्टॉक। अब हमें इस बार के 50 mm की मार्किंग करानी है। स्टील रूल की मदद से अपन यहाँ से अपन 50 mm की मार्क करते हैं। तो मार्क करने के बाद हमें जो है इसमें हमने 2 बार डाले, क्योंकि ये जो इसका जो वाइस है, ये वाइस सिंगल बार को पकड़ नहीं पाता, वो लूज हो जाता है। इसकी वजह से अपन ने 2 बार लिए हैं। 2 बार को एक साथ इसका फेस मैच करके अपन इसको फिट करते हैं और ये बराबर होल्ड होना चाहिए। अगर होल्ड नहीं होता है तो ब्लेड टूटने के चांसेस रहते हैं। अच्छी तरह से टाइट करना है और ये बार जो है, बार इसमें पूरे प्रॉपर फिट होने के लिए, प्रॉपर फिट करने के बाद हमें अब देखना है कि ये बराबर कटेगा कि नहीं। अब हमें मशीन को ऑन करते हैं। यहाँ का इसका मेन स्विच यहाँ पे हम ये स्टार्टर ऑन करते हैं। स्टार्टर ऑन करने के बाद ये जो मशीन जो है वो चालू हुई है। स्टार्ट करने के बाद ये जो पत्ती जो है इसको साइड ले लो और ये दूसरी तरफ में ये लीवर है, ये लीवर को अपन स्ट्रेट करना है ऐसा वर्टिकल करने के बाद ये जो रैम है, रैम नीचे आता है, मतलब ये जो पंपिंग हो रही है ये इसको प्रेशर करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर बराबर। इस अभी ये कटेगा और हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ये जो रैम है ऊपर नीचे होता है, इसकी वजह से अपन मटेरियल इजीली कटता है और ब्लेड भी अपना लाइफ, ब्लेड की भी लाइफ बढ़ जाती है, फिर खराब नहीं होती। अब ये जो कूलर है, कूलर ऊपर होना चाहिए।
ये जो रैम रहेगा ये अपने आप ऊपर जाएगा। ये देखिए ये कट गया। अभी ये यहाँ पे ये जो फ्लैट पट्टी है ये क्या करता है, उसको प्रेस करता है और प्रेशर को रिलीज करता है। उसकी वजह से ये रैम अपने आप ऊपर जाता है ऑटोमेटिकली। अब हमारा कटा हुआ जॉब कहाँ है सर? हमारा ये वर्क पीस मिल गए हैं। ओके, अब मशीन को बंद करना है। अब हमें आगे का ऑपरेशन करना है। मटेरियल कट किया है, अब इसे हमें होल्ड करना है, प्रेसिंग करनी सर। सबसे पहले जो लेथ है, अच्छा, ये जो ये है लेथ मशीन। ओके, लेथ मशीन में जो पार्ट जिसमें अपने जॉब या वर्क पीस होल्ड होता है उसको बोलते हैं चेक। ये चेक जो है, चेक 3 चेक और 4 चेक ऐसे 2 टाइप के आते हैं। उसके बाद चेक प्लेट रहती है, मैग्नेटिक चेक भी रहता है, सॉलिड भी रहते हैं, लेकिन अपन जनरली ये 3 चेक यूज़ करते हैं। और ये जो है ये सेल्फ सेंटरिंग चेक है। सेल्फ सेंटरिंग मतलब इसमें जो ये तीनों जो है, अगर ये की अपन ने एक स्लॉट में लगाई तो ये तीनों जो एक साथ खुलते हैं। और अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो तीनों जो एक साथ सेंटर में क्लोज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटरिंग। ऐसा 4 चेक में भी सेल्फ सेंटरिंग चेक आता है। अब इसका यूज़ है जॉब को होल्ड करना। अब जॉब को होल्ड करते समय किस तरह से करना है कि पहले जो हमारा जो मेजर डायमीटर है, इसमें जो मेजर डायमीटर रहता है वो पहले करना चाहिए। हमारे ड्राइंग में दिया है मेजर डायमीटर 30 मिलीमीटर, और आपका अपने जॉब का जो डायमीटर है अभी वर्क पीस का इसका है 32 मिलीमीटर, और इसकी लेंथ जो है मेजर डायमीटर की 20 मिलीमीटर, 30 और लेंथ है 20 मिलीमीटर। तो हमें कम से कम 25 मिलीमीटर बाहर रहना चाहिए, ऐसा होल्ड करना है इसमें। तो ये जो की है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, अगर की को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर की घुमाते हैं तो ये जॉ क्लोज हो जाएगा, ओपन होते हैं। अब हमें इसमें होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि ये 25 मिलीमीटर तक बाहर रहना चाहिए, क्योंकि हमें 20 मिलीमीटर तो लेंथ चाहिए ही चाहिए, और 5 मिलीमीटर जो है टूल और ये चेक का जो जॉ है उसमें क्लियरेंस रहने चाहिए। तो हमें इसको होल्ड करना है। थोड़ा होल्ड करने के बाद थोड़ा मशीन को चालू करना है। चालू करके थोड़ा इसको हमें हैमर से एडजस्ट करना है ताकि ट्रू हो जाए। इसको ट्रू करने के लिए मार्किंग ब्लॉक भी आता है, लेकिन ये जो जॉब जो दिया है, ये जो मटेरियल है, इसका शेप ओवल शेप है। कहीं पे डायमीटर कम रहता है, कहीं पे ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से ये मार्किंग ब्लॉक से अपन ट्रू नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसको होल्ड किया। अब होल्ड करने के बाद थोड़ा एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद पूरी तरह से इसको फिट कर लिया है, पूरा टाइट किया है। टाइट करने के बाद जब भी हम टाइट करते हैं या लूज करते हैं तो चेक के ऊपर जो की रहती है, चेक की पहले निकालनी चाहिए, रिमूव कर लेना चाहिए। अगर हम एक की अगर यहाँ पे छोड़ देते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये की हमें भी लग सकती है, और ये मशीन का जो नीचे वाला बेड जो है, बेड को भी लगता है, और मशीन को भी हानि पहुँच सकते हैं, हमें भी हानि पहुँच सकती है, मतलब दुर्घटना हो सकती है। अब हमें होल्ड किया, जॉब को होल्ड किया, उसके बाद आता है टूल लगाना। अब जो है हमारे पास एक साइड कटिंग टूल है। ये रिंग स्पैनर से अपना जो टूल, उसका जो टूल होल्डर है, इसको हमने अभी लूज़ किया। इसके बारे में थोड़ी जानकारी अपन कर लेते हैं। ये जो है मशीन को, ये जो एक चेक है, इस पार्ट को बोलते हैं हेड स्टॉक। हेड स्टॉक के ये जो हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक में इसके अंदर गियर्स का ये रहता है, तो इसको गियर बॉक्स भी बोलते हैं।
गियर्स का यूज जो है हमारे मशीन के आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम चेंज करने के लिए, मतलब चेक की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। और उसके लिए यहाँ पे 2 लीवर दिए हैं। ये 2 लीवर की सहायता से अपन इसका चेक का स्पीड चेंज करते हैं। और ये चेक का स्पीड कैसा रहेगा, कितना रहेगा, ये हमारे जॉब का डायमीटर पे डिपेंड होता है। अगर जॉब का डायमीटर ज़्यादा रहा तो चेक का स्पीड कम होना चाहिए, और डायमीटर कम रहा तो चेक का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा डायमीटर रहा, चेक का स्पीड अगर ज़्यादा रहा तो वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, टूल की लाइफ कम हो जाएगी, टूल को बार बार शार्प करना पड़ेगा। अगर इसीलिए वो प्रॉपर ही स्पीड रहना चाहिए। और इसमें ऐसा रहता है कि जैसा अगर मटेरियल सॉफ्ट रहता है तभी भी स्पीड ज़्यादा रहनी चाहिए, और हार्ड मटेरियल अगर रहता है तो स्पीड कम रहनी चाहिए। अब ये स्पीड कितना है तो ये कैसे जानेंगे, यहाँ पे 2 लीवर दिए हैं। ये 2 लीवर पे, ये जो लीवर है यहाँ पे ए और बी लिखा है, और ये जो लीवर है इस पे MNOP, और इस लीवर के साथ अंदर जो गियर बॉक्स है उसके गियर्स अटैच रहते हैं। उसमें एक पिन रहते हैं, वो पिन जो है गियर को स्लाइड करके एडजस्ट करते हैं। तो ये क्या होगा कि अभी हमारा जो लीवर है यहाँ पे एक पिन दी है, ये पिन अभी हमारी अल्फ़ाबेट ए पे है, और ये जो पिन है दूसरे लीवर की इसकी M पे है। मतलब हम यहाँ पे एक चार्ट दिया है, इसमें इसके RPM लिखे रहते हैं। ये जो चार्ट है अभी ए पे है और दूसरा जो लीवर है उसकी M पे है, मतलब हमारे जो RPM है अभी 71 है। 71 मतलब 1 मिनट में हमारा चेक जो रोटेट होगा एक कितने बार होगा, 71 बार होगा। तो इस तरह से अपन इसके RPM चेंज करते हैं। अब देख लेते हैं कि, और ये दूसरी बात एक खास चीज़ ये है कि हमें जब भी इसका स्पीड चेंज करना रहा तो हमें मशीन को ऑफ कर लेना चाहिए। रनिंग कंडीशन में कभी भी स्पीड चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर हमने रनिंग कंडीशन में अगर स्पीड चेंज किया तो इसके जो गियर के टीथ है वो टीथ डैमेज होने की संभावना रहती है, डैमेज हो ही जाते हैं। तो हम क्या करें, इसके डायमीटर के मुताबिक इसके जो स्पीड रखते हैं अपन रखते हैं 450। अब 450 के लिए हमें जो ये वाला लीवर जो है इसको बी पे लेना है और दूसरा जो है एम पे रखना है। तो ये रहेगा इसका मशीन का स्पीड 450 RPM। अब देख लेते हैं अपन, अब इसमें जो रहता है तो साइड कटिंग टूल का यूज करना पड़ता है। अब साइड कटिंग टूल इस टाइप का होता है, इसका एक एंगल जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है, इसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल नहीं रहते। तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो इसका जो एक ये जो कटिंग पॉइंट है ये बाकी एज के मुताबिक सामने रहता है, बाकी जो एज है वो नीचे दबे हुए रहते हैं। अब इसको थोड़ा अपन ग्राइंड कर लेते हैं, इसे बोलते हैं पोर्टेबल ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर या बेड ग्राइंडर। अब हमें ये जो ग्राइंडिंग व्हील है ये एवरी शू का बना रहता है। उसके बाद अपन अभी इसको थोड़ा शार्प करवा लेते हैं, ग्राइंडिंग पे काम करते समय हमें सेफ्टी गॉगल का यूज करना चाहिए ताकि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे आँखों में न चले जाए। तो हमें इस तरह से इसको पकड़ना है और ये इस तरह से इसको ग्राइंड करना है। अब ये
इसका जो है हार्डनेस कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमेशा इसको जब भी हम ग्राइंड करते हैं तो हमें इसको पुल करना है, पिंचिंग करना है पर आएगा। अभी ये जो टूल है, इस मशीन का जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं कैरेज, और कैरेज के ऊपर में है ये जो है इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के ऊपर जो रहता है इसको बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट या टूल पोस्ट स्लाइड। कंपाउंड रेस्ट या टूल पोस्ट स्लाइड, और टूल पोस्ट पे ही ये जो है ये टूल होल्डर है। हमें ये जो टूल जो होल्ड करते समय ये जो कटिंग पॉइंट है ये चेक की डायरेक्शन में और ऊपर में होना चाहिए, टॉप साइड में होना चाहिए। अगर ऐसा रहा, ऐसा भी रहा तो मटेरियल अपना कट नहीं होगा, इसलिए इसको प्रॉपर डायरेक्शन में ही फिट करना चाहिए। अब ये फिट करते समय अगर ये टूल पीछे रहा तो मटेरियल कट नहीं होगा, अगर ज़्यादा आगे रहा तो ये टूल जो है हार्ड होने की वजह से टूट जाएगा। इसलिए हमें इसका डिस्टेंस भी प्रॉपर रखना ही चाहिए। अब हमें इस तरह से अपन फिट किया, इसके बाद इसकी जो टूल पोस्ट की है ये स्क्वायर टाइप आती है, मतलब स्क्वायर स्लॉट रहता है ये जो, और चेक की जो है इसका स्क्वायर बना हुआ रहता है। अब इसमें इस तरह से अपन ये जो स्क्रू जो बोल्ट है, स्क्वायर बोल्ट है, इसके ऊपर अपन की से टाइट करेंगे। टाइट करते समय तीनों बोल्ट है एक साथ टाइट होनी चाहिए। अगर ये एक आधा अगर कम ज़्यादा रहा तो ये खोलने में प्रॉब्लम्स आते हैं। ये जो टूल पोस्ट का जो इसको भी टाइट कर लेना चाहिए। ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना चाहिए, एक साथ कोई भी बोल्ट पूरा टाइट नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने टाइट किया। अब टाइट करने के बाद फर्स्ट ऑपरेशन आता है, इसको बोलते हैं अपन फेसिंग। फर्स्ट ऑपरेशन है अपना फेसिंग। फेसिंग करते समय इसका जो कटिंग पॉइंट है, खाली कटिंग पॉइंट है, इसके फेस को टच होना चाहिए, टूल का अदर पार्ट फेस को टच नहीं होना चाहिए। इसलिए अपन इसका जो एंगल है ये एंगल थोड़ा टूल होल्डर को इंक्लाइन करके इसको सेट करना है। सेट करने के बाद ये जो रिंग स्पैनर से अपने टाइट किया है, अब हम देखते हैं यहाँ तक ले जाना है। इसको ले जाने के बाद यहाँ पे इस तरह से ले जाना है। इस तरह ले जाने के बाद इस सेंटर में है कि नहीं, एक तो यहाँ पे अगर हमने डेड सेंटर के जो ये जो सेंटर है इसका सेंटर और टूल का जो पॉइंट है इससे भी अपन चेक कर सकते हैं, या हम चालू करके इसको भी एक कट लेके भी चालू चेक कर सकते हैं। अब हमें ये चालू करने से पहले हमारा टूल किसी कहीं पे टच नहीं होता है, ये देखने के लिए हमें ये मैनुअली चेक को ये घुमाना है। ये कहीं टच नहीं हो रहा है, ये हमने कंफर्म कर लिया। अब देखना है, अब मशीन चालू करके, अब चालू करने के बाद मशीन का जो चेक की डायरेक्शन है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो ये मशीन कट नहीं होगी। ये हमें अभी इसको लेने के लिए ये जो कैरेज का व्हील जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये टेस्ट चौक से है, कैरेज जो है ये टेस्ट चौक की तरफ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते हैं तो ये कैरेज चेक की तरफ जाएगा। तो हमें इसको सावधानी से लेनी है। तो हमें अभी ये व्हील को, इसका जो व्हील है कैरेज का, तो धीरे धीरे आगे लेना है। अब देखना है कि यहाँ पे सर्कल दिख रहा है। सर्कल दिख रहा है मतलब हमारा जो टूल है वो सेंटर में नहीं है। इसको सेंटर में एडजस्ट करने के लिए जस्ट यहाँ पे ये जो बोल्ट है इस बोल्ट को लूज करना है। बोल्ट को लूज करने के बाद जो टूल होल्डर है ये टूल होल्डर ऊपर नीचे अपन एडजस्ट कर सकते। यहाँ पे ऐसे लगाया, फिर हमें पास ले जाके मशीन बंद करनी है, पास ले जाके इसको सेंटर में रखना है और इसको टाइट करना है।
जब तक यहाँ पे सेंटर में नहीं आएगा तब तक हमारा जॉब परफेक्ट नहीं बन पाएगा। हाँ, मतलब अब सेंटर में है कि नहीं ये देखने के लिए यहाँ पे कोई भी मतलब मटेरियल बचना ही नहीं चाहिए। अगर मटेरियल बचता है तो हमारा टूल सेंटर में नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मटेरियल बचा है थोड़ा, फिर तो हमारा टूल सेंटर में नहीं है, फिर और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जब भी हम मशीन चालू करते हैं तो टूल वगैरह जॉब को टच नहीं रहना चाहिए, वो अलग ही रहना चाहिए। अब ये देखते हैं, अब कुछ भी मटेरियल बचा नहीं, इसका मतलब हमारा टूल जो है परफेक्ट सेंट्रल में। अब इसको फेसिंग करते समय हमें जो क्रॉस स्लाइड का व्हील है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने सेंटर से लिया है, इसकी वजह से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमा तब ये टूल पीछे आ जाता है और हमारा फेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। फेसिंग कब तक करना है? ये जो पूरा जो ऐसा जो प्लेन दिख रहा है ऐसा जब तक नहीं आता तब तक हमें फेसिंग करना है। इसको हम ऑटो में डाल के भी व्हील को अपन पीछे ले सकते हैं, ये क्रॉस लाइट को पीछे ले सकते हैं। इसके लिए इसमें जो व्हील को है उसे ऑन करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ये हुआ हमारा फेसिंग, मतलब कहीं से भी डॉट नहीं दिख रहा, ये कंप्लीट फेसिंग हो गया। अब एज रहते हैं, कटिंग जो एज इधर से दिख रही है, ये जॉब के एक्सिस से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फिर शेपिंग के लिए, प्लेन टर्निंग के लिए, प्लेन करने के लिए, प्लेन टर्निंग के लिए। ओके। ये और फेसिंग के लिए, और फेसिंग के समय वो एंगल में चाहिए क्योंकि हाँ। फेस को कट कर सके। हाँ। ठीक है। तो प्लेन टर्निंग के वक्त इसको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब हमने इसको परपेंडिकुलर किया, मतलब प्लेन टर्निंग करना है, मतलब इसके आउटसाइड डायमीटर पे ही टूल को टच करना है। अब टूल को टच किया, टूल को टच करने के बाद थोड़ा रिवर्स लिया इसको, और ये जो क्रॉस स्लाइड का जो व्हील है उसको थोड़ा आगे लेना है, मतलब कट लेना है, थोड़ा फीड देना है इससे। अब ये व्हील से अपन टूल को चेक की तरफ ले जाते हैं। अब ये ले जाते समय टूल चेक को टच नहीं होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस छोड़ देना है। इसका डायमीटर चेक करते समय ये जो वर्नियर कैलिपर जो है, वर्नियर कैलिपर के जो आउटसाइड डायमेंशंस लेने वाले जो जॉ है उसके बीच में लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं अपन। ये देखने के बाद इसको जो है, ये जो मेजरमेंट लिया है इस मेजरमेंट को लॉक कर देते हैं अपन। मतलब ये जो मेजरमेंट है लॉक करने के बाद ये जो स्केल है ये इधर उधर स्लाइड नहीं होगी। अब यहाँ पे ये जो मेजरमेंट दिख रहा है ये मेजरमेंट है 30.5
30.8 है 8 रीडिंग। अभी ये तो रीडिंग हो गया। अब क्या करेंगे, अगर मैनुअली करते हैं तो इसका जो है ये कम हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे जो क्रॉस लाइट दी है, ये क्रॉस लाइट पे एक डायल दिया हुआ है। इस डायल को अब हमें ये व्हील को पकड़ना है और डायल का जो जीरो है, ये जीरो को, अरे ये कौन साइड में, 1.25 मतलब ये 1 जो है 1 और ये जो है 5 डिवीजन है, 1.5 पे है। अभी हमें रिड्यूस कितना करना है इससे, 0.8 है ना, तो रिड्यूस करना है 0.8 mm रिड्यूस करना है ना, तो 0.8 mm एक डिवीजन की वैल्यू यहाँ पे जो है, एक अगर डिवीजन लेते हैं आगे तो इसका डायमीटर हो जाएगा 0.02 mm रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें लेना है 0.8, तो इसके 40 डिवीजन लेने पड़ेंगे। कितने, 40। अब देखिए यहाँ से 10 डिवीजन, 20, 30 और ये 40। अब इसका डायमीटर 30 आ जाए। बोलो। अभी ये डायमीटर बन गया अपना 30। या अभी ये जो इसकी 30 जो डायमीटर है, इसकी लेंथ चाहिए हमें 20 मिलीमीटर। तो हम स्टील रूल से यहाँ पे ऐसे 20 की मार्किंग करवाते हैं और ये मार्किंग दिखनी चाहिए, इसीलिए ये परमानेंट करने के लिए हमें ये जो टूल का जो कटिंग पॉइंट है, टूल का कटिंग पॉइंट वहाँ ले जाके इसको मशीन को थोड़ा घुमाते हैं ताकि मार्किंग मिट न जाए। अब ये 20 का मार्किंग हो गया। अब इसका एक साइड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा साइड ले लेते हैं। इसके लिए अपन इसको जॉब को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद कर देते हैं हमें दिखता है कि ये यहाँ पे कोई भी मतलब रेगुलर घूम रहा है ये बराबर। अब रेगुलर घूमने के बाद पूरा फिट कर लेते हैं इसको। थ्री जॉब चेक होने की वजह से ये बराबर सेंटर में ट्रू हो जाता है। ट्रू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। अब हमें बनाना है इसका अब स्टेप टर्निंग करना है हमें। तो इसका जो बचा हुआ मटेरियल है, इसका 22 मिलीमीटर डायमीटर लेना है। यहाँ पे हमें प्रूलन भी यूज़ कर सकते हैं।
टर्निंग किया है, ये आया है 25 और हमें 3 mm रिड्यूस करना है इसे। जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो मशीन बंद करनी चाहिए। रनिंग कंडीशन में कभी भी मेजरमेंट नहीं लेना है। टूल भी ख़राब होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब होता है और एक्सीडेंट भी होने की संभावना है। तो मशीन बंद करके भी हमें लेना है इसे। अब ये आया है 22.6 और 6.6 मिलीमीटर हमें इसको रिड्यूस करना है। टेपरिंग सारी जागा सोड लिया अपन है ना। यहाँ पे 10 mm ले लेते हैं, 10 mm घेऊन करून टाकू ते। डायमेंशन कमी करना है। नहीं, पेपर टर्निंग कराना है, ठीक है। कॉटन है थीटा ये टेपर टर्निंग के लिए करें माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। टेपर टर्निंग के लिए टेपर अपन यहाँ पे टेपर टर्निंग करने वाले हैं, है ना। हाँ, टेपर टर्निंग करने के लिए हाँ। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। अच्छा, बड़ा वाला डी माइनस स्मॉल डी, छोटा डायमीटर, छोटा डायमीटर। और इसको करते डिवाइड करते लेंथ की जो भी टेपर की लेंथ रहेगी अच्छा उसकी इंटू 2 करके डिवाइड करते। अब कैपिटल डी बोले तो 30 mm हो गया कैपिटल डी और 22 हो गया स्मॉल डी। और उसकी लेंथ जो भी टेपर की लेंथ रहती है उस टेपर की लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अभी तो अपनी टेपर की लेंथ है 10 mm। अब इसका कितना आएगा 8/20। कितना आएगा 8/20 यानी 4/10। ओके 8/20 यानी 4/10। 4/10 यानी डेसिमल में 0.4 मिलीमीटर, 0.4 आएगा। अब 0.4 का क्या करना है, अबे tan इनवर्स के लेना है। तो tan इनवर्स लिया तो उसका डिग्री आता है 11 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। तो tan इनवर्स की डिग्री जो एंगल आएगा उस एंगल को अपन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब उसको सेट करने के लिए ये जो पैनल है उसका एंगल कितना आएगा पता नहीं। 11 पॉइंट समथिंग है ना सर। हाँ 11 पॉइंट समथिंग। वो अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं हाँ वो समझ जाए। उसका जो एंगल आएगा वो एंगल जो है यहाँ पे हमें सेट करना है। सेट करने के बाद ये जो है 4 बोल्ट खोलने के बाद हमें इधर से जो डिग्री की मार्किंग रहती है इस पे ये जो डिग्री की मार्किंग है यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन रहती है। हो सर। और नीचे में जो है ये डिग्री की मार्किंग दिखती है। ओके सर। तो यहाँ पे अपन ये जो वर्टिकल लाइन जो दिख रही है इसको अपन सेट कर लेते हैं। एलिमेंट जाओ थोड़ा सा जास्त सेट कर लिया है। गड़बड़
अपन ने एंगल सेट किया है। अभी हमें इसका जो ये साइड है, टेपर टर्निंग करते समय हमें, अब तक हम कैरेज के व्हील का यूज़ करते थे, अभी हमने ये जो कंपाउंड रेस्ट है इसको डिग्री में सेट किया है इंक्लाइन करके। अब हमें कैरेज के व्हील का यूज़ नहीं करना है। ये जो कंपाउंड रेस्ट का जो व्हील है, फुल पोस्ट का कंपाउंड रेस्ट का जो ये व्हील है, उससे हमें आगे लेना है। अब ये रिवर्स फॉरवर्ड करते हुए हमें उसको टेपर को मिलाना है। जाम हो गई सर, वो है ना? तो हो गया टैपरिंग, टैपरिंग हो गया। बस बस लग जाएगा सर, आगे लग जाएगा, आगे लग जाएगा। थोड़ा सा ड्रिलिंग करूँ टाकू ना, ड्रिलिंग भी करना है अपने, है ना? ये टेपर टर्निंग देखिए सर, यहाँ पे ये टेपर है, ये टेपर टर्निंग हुआ है, ठीक है। ड्रिल करना है। इसको एक साइड का दूसरे साइड का फेसिंग करके ड्रिल कर लेते हैं। तो 50 है ये, अब ये भी हुआ। अब देखते हैं फाइनल है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में छेद पड़ने का। हाँ, जो आपको हमें होल्ड करना है चेक में दूसरी तरफ से, तो होल्ड करने के बाद ये भी बराबर ट्रू हुआ कि नहीं वो देखना है। और अगर ट्रू बराबर दिखता है तो इसको फाइनल टाइट करके जो है टेल स्टॉक में आपको ड्रिल करना है। हाँ, अब इसको बोलते हैं टेल टेल स्टॉक। टेल स्टॉक में एक स्पिंडल रहता है और वो स्पिंडल के व्हील से आगे पीछे अपन करवा सकते हैं। अब इसको डेड सेंटर को अपने रिमूव किया, उसके बाद हमें जो है ड्रिल ऑफसेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले इसको सेंटर ड्रिल से ड्रिलिंग कराना है। इसको बोलते हैं सेंटर ड्रिल। इसकी वजह से टूल जो है, जो भी ड्रिलिंग टूल रहेगा, ड्रिलिंग करते समय ऑफसेट नहीं होगा। हमें अगर ये व्हील से अगर आगे लेते हैं स्पिंडल तो ये लॉक होता है, अगर पीछे लेते हैं तो अपने आप रिमूव हो जाता है। टेल स्टॉक जो है लेथ का जो बेड है उसके साथ लॉक होता है। इसको अनलॉक करना है, आगे लेना है। आगे लेने के बाद इसको लॉक करना है ताकि ये जो टेल स्टॉक है वो आगे पीछे ना जाए, ये पीछे चला न जाए। इसको लॉक कर दिए, इसके बाद अपना ये जो है, ये जो लॉक है ये स्पिंडल को लॉक करता है। अगर ये इसको अनलॉक रखना है, अगर लॉक किया तो स्पिंडल आगे नहीं जाएगा। ओके। ठीक। स्पीड का जो स्पिंडल का जो लॉक है इसको अनलॉक रखना है। टेल स्टॉक के बेड के साथ जो लॉक होता है इसको लॉक करके रखना है और मशीन को प्रॉपर डायरेक्शन में चालू करके स्पिंडल को व्हील की सहायता से आगे लेना है और धीरे धीरे ड्रिलिंग करना है। अब ये छोटा
सेंटर ड्रिल करते समय छोटा सा गाइड सेंट्रल ड्रिल जो है ये बड़े डायमीटर के ड्रिल को गाइड करने के लिए होता है, इसलिए हमने थोड़ा टेल स्टॉक को अनलॉक करके पीछे लेते हैं। अब इसमें जो भी अपना डायमीटर का ड्रिल है ये जो है ये 19 मिलीमीटर अपने ड्राइंग में दिए हुए हैं, 19 मिलीमीटर का टेपर से ट्विस्ट ड्रिल है। अभी हम टेल स्टॉक में ये ड्रिल को फिट कर देते हैं। फिट करने के लिए स्पिंडल को आगे लेना है और ये जो ड्रिल है इसको थोड़ा पुश करना है। पुश करने के बाद ये अपने आप लॉक हो जाता है। अब हमें एक टेल स्टॉक को आगे ले जाके इसको बेड के साथ लॉक करना है और ये अनलॉक करना है। अब हम ड्रिलिंग चालू कर देते हैं। ड्रिलिंग 10 mm तक लेना है, तो इसलिए अपन यहाँ पे इससे मार्क कर लेते हैं ताकि हमें तो ड्रिल ज़्यादा नहीं हो जाए। हम अगर ड्रिलिंग इसको बोलते हैं ड्रिलिंग करते समय हम थोड़ा कूलेंट का यूज़ करेंगे। ये हो गई हमारी ड्रिलिंग कंप्लीट। हमारा ड्रिलिंग हो गया अभी। तो वो अनलॉक किया, ड्रिल को भी रिमूव किए। अब ये सब होने के बाद हमें मशीन को भी थोड़ा क्लीन करना चाहिए। उसके लिए ब्रश का यूज़ करना चाहिए। हाथ से कभी भी मशीन क्लीन करने के लिए हमें ब्रश का यूज़ करना चाहिए। हाथ से कभी भी क्लीन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो बर्स रहते हैं इस बर्स को शार्पनेस आया हुआ रहता है और इसकी वजह से हमें हानि पहुंच सकती है। तो हमें ब्रश से साफ किया, इसके बाद न चेक से जॉब को रिमूव कर दिया। इस तरह से हमारा जॉब बन गया। कंप्लीट हो गया। ओके सर।